बच्चों कैसे हैं। मैं प्रमोद कुमार आज आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का लेक्चर नंबर 8 जो कि रिलेटेड है वाटर पोटेंशियल से। तो देखें वाटर पोटेंशियल को, वाटर पोटेंशियल। ओके, तो वाटर पोटेंशियल को टर्म किसने दिया है? तो स्लैटर एंड टेलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। ओके, इसको रिप्रेजेंटेशन करोगे साई डब्ल्यू या साई के द्वारा, इसको पीएसआई के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोनों मैंने क्यों लिखा है? तो इसका कारण है कि एनसीईआरटी बुक में जब वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे ये भी टर्म इस तरह से भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं और इस तरह से भी किए हुए हैं, तो दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में आएगा तो दोनों पे टिक लगाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी का जमाना, एनसीईआरटी जो कहते हैं उसी को मानना पड़ता है। ओके, अब इसके बाद देखो इसका डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे केमिकल पोटेंशियल ऑफ, इट इज केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हो रहा है? केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर का मतलब क्या हो रहा है? इट मीन्स ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर या सॉल्वेंट, greater the concentration of water या solvent, okay, produce greater kinetic energy, greater kinetic energy या वाटर पोटेंशियल। जैसे आप यहाँ पे एक बीकर ले लो, इस बीकर में क्या करो कि वाटर को डाल दो, प्योर वाटर को मैंने डाल दिया। ये ब्लैक डॉट जो बना रहा हूँ बीकर के अंदर वो प्योर वाटर को रिप्रेजेंट कर, प्योर वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ प्योर वाटर है, इसका मतलब आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में कि गैसेस के मॉलिक्यूल सबसे दूर दूर अरेंज होते हैं, और दूर दूर अरेंज होते हैं तो वो क्या करता है? रैंडमली मूव काफी फास्टली करता है। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल गैसेस के रेस्पेक्ट में थोड़े नजदीक में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें भी रैंडमली मूवमेंट होता ही रहता है। उसी तरह से यहाँ पे जितने भी फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जितना ज्यादा है, प्योर वाटर है तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, मैक्सिमम फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट है, और मैक्सिमम फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट है, इसका मतलब ये मैक्सिमम मूव करेगा, रैंडमली मूव करेगा। इसका मतलब कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने का मतलब हो रहा है कि यह इसका वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जितने फ्री मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स मैंने बनाया सभी एक दूसरे से फ्री हैं, क्योंकि इसमें सॉलिड तो है ही नहीं, प्योर सॉल्वेंट है, वाटर है, जिसके कारण इसका रैंडम मूवमेंट सबसे ज्यादा हुआ है, मतलब कि ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? वाटर पोटेंशियल कहलाता है। ओके, तो इसका मतलब कि इसका ग्रेटर वाटर पोटेंशियल वैल्यू होगा, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल वैल्यू होगा, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल वैल्यू। और मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल वैल्यू कितना के बराबर होता है? तो 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसको ध्यान में कर लेना कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। वो किसका होगा? तो प्योर वाटर का होगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का होगा। ओके, मतलब कि मैक्सिमम फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट का होगा। तो इसमें तो टोटल फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट है ही, तो इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया 0। लेकिन यह जो वैल्यू 0 बताया गया है वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर के बारे में, तो उसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बताया गया, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। लेकिन जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे इसका वैल्यू मेजर करते हैं तो वैसे कंडीशन में हम प्रेशर को कंसीडर नहीं करते हैं। वाइल प्रेशर डू नॉट कंसीडर, प्रेशर डू नॉट कंसीडर। ओके, इसका मतलब हो रहा है, एक बात और यहां से ध्यान में कर सकते हो कि प्योर वाटर में, जैसे दूसरा बीकर ले लेते हैं, इसमें वाटर ले लेते हैं इस तरह से, है ना, प्योर वाटर को ले लिया और बाहर से क्या कर रहे हैं? कुछ सॉलिड मॉलिक्यूल को मिलाते जा रहे हैं। इसमें देखो कुछ सॉलिड को डाल रहे हैं, इसके बीच बीच में कुछ सॉलिड मॉलिक्यूल आ गया है। तो सॉलिड मॉलिक्यूल आ गया तो यदि सोलेबल सॉलिड है तो वाटर मॉलिक्यूल से क्या करेगा? वो बाइंड कर जाएगा, इस तरह से बाइंड कर जाएगा। तो बाइंड कर जाएगा, जिस वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड हो गया या सॉलिड मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल से क्या होगा? बाइंड कर जाएगा। तो जिस वाटर मॉलिक्यूल से सॉलिड मॉलिक्यूल बाइंड हो गया उसका मूवमेंट क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। तो जो बचे हुए मॉलिक्यूल हैं वाटर के, सॉल्वेंट के
केवल उसी में रैंडम मूवमेंट संभव हो पाएगा। इसका मतलब कि इसका काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा, कमी आ जाएगी। मतलब कि एक बात स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे सॉलिड मॉलिक्यूल इंक्रीज करता जाएगा किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, तो वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा, वाटर पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज करेगा। और वाटर पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू तो 0 है, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल वैल्यू निगेटिव बनने जा रहा है, वाटर पोटेंशियल वैल्यू निगेटिव होगा। तो इतना तो पता चल गया कि कोई भी सॉल्यूशन है तो उसका वाटर पोटेंशियल वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का ही केवल वाटर पोटेंशियल वैल्यू मैक्सिमम 0 के रूप में आ रहा है। लेकिन जैसे भी कोई एक भी मॉलिक्यूल सॉलिड को डाल दोगे, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल वैल्यू 0 से तो कम ही आएगा, वो माइनस में चला जाएगा। ओके, अब इसी तरह से आपको ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा रब कर दें, उसके बाद ध्यान देना है आपको कि वाटर पोटेंशियल वैल्यू अभी बता रहा हूं कि सॉल्यूशन का निगेटिव बनता है। तो निगेटिव बनता है तो जैसे कि 1m सॉल्यूशन विद एनी 1m सॉल्यूशन विद एनी सॉल्यूट, मतलब किसी सॉल्यूशन में 1 मोलर सॉल्यूशन में कोई भी सॉलिड मिला दो तो उसका वैल्यू मेजर कर, स्पष्ट रूप से मेजर किया हुआ है, उसको लर्न करना पड़ेगा कि एनी सॉलिड के साथ यदि 1 मोलर सॉल्यूशन प्रेजेंट हुआ है तो उसका वाटर पोटेंशियल वैल्यू -2.3 वार के रूप में आता है ना। तो इसको ध्यान में रखोगे कि जब भी 1m सॉल्यूशन होगा उसमें किसी तरह के सॉल्यूट हो, बल्कि वो साल्ट हो या शुगर हो या कोई अदर मिनरल हो, तो उसका वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा कि -2.3 बार के रूप में होगा, या तो पास्कल लिख सकते हो। अब यहां पे देखो बार या पास्कल एक टर्म आ गया, बार या पास्कल। तो बार या पास्कल क्या है, यूनिट है किसी प्रेशर का, यूनिट ऑफ प्रेशर। जैसे आप वाटर पोटेंशियल बोलते हो, सॉलिड पोटेंशियल बोलते हो, प्रेशर पोटेंशियल बोलते हो, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हो, सब प्रेशर ही है। उसी के लिए जो यूनिट दिया जाता है वो किस रूप में, बार या पास्कल के रूप में। तो पास्कल एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होता है, पास्कल जो होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा कम होता है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 mmHg, लेकिन 1 पास्कल इक्वल टू होता है 750 mmHg, ठीक है। तो 750 mmHg जब हो गया, मतलब कि 760 से थोड़ा सा कम हो गया। यदि 760 mmHg होता तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी थोड़ा सा कम बताना पड़ेगा। तो 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलोगे। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बल्कि एक से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 mmHg होता है, बट यहाँ पे 750 mmHg है, मतलब एक से थोड़ा सा वैल्यू कम होगा। वो 0.987 बड़ी आसानी से लर्न भी हो जाएगा कि 9 के बाद 8 आता है, उसके बाद 7 आता है। ओके, ये वैल्यू की बात बता दिया पास्कल का। अब ध्यान में रखना है आपको कि कुछ टाइप्स ऑफ प्लांट से कोरिलेट करता हूं, टाइप्स ऑफ प्लांट से कोरिलेट करता हूं। जैसे देखो यहाँ पे जीरोफाइट, मीसोफाइट और हेलोफाइट। अब इसमें पूछ दिया जाए कि मिनिमम वाटर पोटेंशियल वैल्यू किसका होगा, किस प्लांट का होगा, मिनिमम वाटर पोटेंशियल वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो जीरोफाइट तो प्लांट कहाँ ग्रो करता है, जेरिक एरिया में, डेजर्ट में रहता है। हेलोफाइट्स जो हम लोग के आसपास में प्रेजेंट होते हैं, लोकल एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, मीसोफाइट हो गया। हेलोफाइट कहाँ मिलेगा, तो जो साल्ट कंसंट्रेशन में ग्रो करने वाले प्लांट होता है साल्टी एरिया में, उसको हेलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो अब सोचो कि जो डेजर्ट एरिया में है वो तो वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, तो काफी वाटर टेबल को ऑब्जॉर्व करता है, मतलब ग्रेविटेशनल वाटर को ऑब्जॉर्व करता है। ओके, तो जब यह ग्रेविटेशनल वाटर टेबल को ऑब्जॉर्व करेगा तो अपने और साथ साथ
उतना ही इससे वाटर बाहर निकलेगा भी, क्योंकि हाई टेम्परेचर में प्रेजेंट है। तो इसमें जो साल्ट का कंसंट्रेशन होगा दूसरे प्लांट के रिस्पेक्ट में सबसे कम होगा, और साल्ट का कंसंट्रेशन कम होगा, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल वैल्यू उसका ज्यादा होगा, क्योंकि साल्ट सॉलिड है। तो साल्ट का मिनरल का कंसंट्रेशन जितना जिसमें कम होगा उसका मतलब उसका वाटर पोटेंशियल वैल्यू उतना ज्यादा होगा। जैसे कि इसका मेजर किया हुआ वैल्यू जो आता है -10 पास्कल के रूप में आता है। मीसोफाइट में चलोगे तो ट्रांसपायरेशन का रेट डेजर्ट प्लांट के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कम होगा, जिसके कारण कुछ ना कुछ साल्ट इसमें स्टोर्ड हो जाता है। तो साल्ट स्टोर्ड होगा तो इसका वैल्यू -15 पास्कल के करीब आता है। और जो साल्टी एरिया में है उसमें तो साल्ट का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए कि वो ऑब्जॉर्ब साल्ट को ही ज्यादा करेगा वाटर के साथ साथ। तो इसका जो वैल्यू बनता है -20 पास्कल बनता है। तो इस तरह से कोरिलेट करके यदि क्वेश्चन दे दिया टाइप ऑफ प्लांट से तो इसको भी ध्यान में करना है आपको। अब आगे बताता हूं कि वाटर पोटेंशियल को हम दो कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, उसको बताते हैं। जैसे देखो वाटर पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला लाइक, वाटर पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला लाइक। इस फार्मूला से पता चलेगा कि दो कंपोनेंट पे किस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो देखोगे वाटर पोटेंशियल इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, ठीक है। ये फार्मूला को ध्यान में कर लेना, कैसे आया है इसको दिमाग में भी मत लगाना, नहीं तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें मैट्रिक पोटेंशियल का भी बात करना पड़ेगा, तो उसको छोड़ दो, आप डायरेक्ट इसको ध्यान कर लो, है ना। यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बस इतना ही ध्यान करना है कि वाटर पोटेंशियल इज द रिजल्टेंट ऑफ सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। ये क्या हो गया, सॉलिड पोटेंशियल, और ये क्या हो गया, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या कहलाएगा, वाटर पोटेंशियल कहलाएगा। ओके, अब बात रही कि ये सॉलिड पोटेंशियल है क्या चीज, उसको समझते हैं। तो सॉलिड पोटेंशियल में देखोगे कि जैसे आप किसी भी सॉल्वेंट में, सोचो हम सॉलिड पोटेंशियल के लिए बात कर रहे हैं कि किसी भी सॉल्वेंट में सॉलिड मॉलिक्यूल को मिलाते हो, है ना, सॉलिड पोटेंशियल। तो किसी भी सॉल्वेंट में हम सॉलिड, इसको साई एस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इस सॉल्वेंट ले लिया, प्योर वाटर ही ले लेते हैं, ठीक है। इसका वाटर पोटेंशियल वैल्यू आपको क्या याद है जी, 0 होता है। तो इस प्योर वाटर में हम बाहर से क्या कर रहे हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल को मिला रहे हैं, तो सॉलिड को जैसे जैसे मिलाएंगे इस प्योर वाटर में, तो देखो सॉलिड मिलता जा रहा है, तो इसका वाटर पोटेंशियल वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। तो जिस वैल्यू से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करा उसी को हम किस नाम से जानेंगे, सॉलिड पोटेंशियल के नाम से जानेंगे, है ना। डिफिनेशन में वेरी इजी हो गया कि व्हेन सॉलिड एडेड इन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन देन वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल डिक्रीज by which value कॉल्ड सॉलिड पोटेंशियल। इसी को हम क्या कर लेंगे, सॉलिड पोटेंशियल कर लेंगे। वेरी तो इजी हो गया है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक, अच्छा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी छोड़ दो, अभी दूसरा देख लेता हूं प्रेशर पोटेंशियल को, उसके बाद उस पे आता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली कहानी में। प्रेशर पोटेंशियल को देखोगे तो इसको साई पी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, साई पी, ओके। तो प्रेशर पोटेंशियल पे ध्यान देना है आपको कि थोड़ा सा इसको प्रेशर पोटेंशियल के ढंग से समझो, तब समझ जाओगे। जैसे देखो एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया है, ओके, इस तरह से सॉल्यूशन ले लिया है, या सॉल्वेंट भी ले सकते हो, क्योंकि सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन पे ही तो कहानी की बात कर रहे हैं वाटर पोटेंशियल में। तो देखो यहाँ पे जो लग रहा है ऊपर से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पे लग रहा है या सॉल्यूशन पे लग रहा है। ये कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होती है, जैसे इस बीकर में आपने सॉल्वेंट लिया या सॉल्यूशन लिया, इसको बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया गया, केवल
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही रखा गया है। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन हम लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ भी नॉर्मल कंडीशन बना हुआ है। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है तो वैसे कंडीशन में जो सॉलिड पोटेंशियल होती हैं, सॉलिड पोटेंशियल नहीं बल्कि प्रेशर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, तो जो प्रेशर पोटेंशियल होती है उसका वैल्यू 0 हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किसी भी सॉल्यूशन का या सेल का, जैसे बगल में यहाँ सेल बना देते हैं, ठीक है, इस पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरह से पड़ता रहता है। तो इसका प्रेशर पोटेंशियल वैल्यू क्या होता है, ये मेजर किया हुआ कि 0 होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेशर पोटेंशियल वैल्यू 0 हो गया तो वाटर पोटेंशियल वैल्यू क्या बनेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी लिखते हो। तो साई पी वैल्यू कितना आ गया 0, इसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0 आ गया, तो साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, साई एस के बराबर बन जाएगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो गया वाटर पोटेंशियल का रिलेशन। ओके, अब इसके बाद देखो इसी बीकर में जिसको क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा था, उसी बीकर में अब क्या करते हैं, पिस्टन लगा करके एक्सटर्नल प्रेशर लगा देते हैं, पिस्टन हो गया। ओके, अब इसमें क्या करते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर को पुट करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर जब लगाएंगे तो क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल जो यहाँ थोड़े दूर दूर अरेंज थे वो नजदीक नजदीक आएगा। जब नजदीक नजदीक आएगा तो इसका रैंडम मूवमेंट बढ़ेगा या घटेगा, तो रैंडम मूवमेंट इसका बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जैसे सिंपल एग्जांपल से समझो ना कि आप एक बलून लेते हो, बलून में हवा भर देते हो, हवा भरने के बाद बलून अभी ठीक ठाक है, खुला हुआ है, तो उसके मॉलिक्यूल मूव तो कर रहे हैं उसके अंदर, गैसेस के मॉलिक्यूल, लेकिन आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाना शुरू कर देते हो उस बलून के ऊपर में जिसमें हवा भरा है, तो क्या होता है, बलून कुछ समय के बाद अचानक फट जाता है, बम से आवाज करते हुए फट जाता है। तो क्यों फटा, क्योंकि जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से काफी तेजी से मूव करना शुरू कर दिया उसके अंदर, जिसके कारण जो बलून का बाल है उस प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाया, जिसके कारण बलून फट गया। ठीक है, उसी तरह से यहां भी समझोगे कि जो वाटर के मॉलिक्यूल है उस पे एक्सटर्नल प्रेशर दिया गया, भले एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं लेकिन तेजी से रैंडम मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। तो रैंडम मूवमेंट करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया मतलब वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक्सटर्नल प्रेशर देने के बाद जो वाटर पोटेंशियल के वैल्यू में इंक्रीमेंट होती है उसी वैल्यू को हम प्रेशर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। जैसे कि सॉलिड जब डाले थे इसमें तो वाटर पोटेंशियल में कमी आई थी, तो जो कमी वैल्यू आया उसको हम क्या कर रहे थे, सॉलिड पोटेंशियल। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि जब एक्सटर्नल प्रेशर किसी सॉल्यूशन पे दिया गया जिसके कारण उनके मॉलिक्यूल नजदीक आए और रैंडम मूवमेंट को बढ़ा दिया, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, मतलब वाटर पोटेंशियल बढ़ा। तो जिस वैल्यू से वाटर पोटेंशियल बढ़ा उसी वैल्यू को हम किस नाम से जानेंगे, प्रेशर पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। वेरी इजी तो हो गया है ना, कि व्हेन external pressure applied on solvent या solution, then kinetic energy या water potential of solvent increase by which value, called प्रेशर पोटेंशियल, है ना। सॉलिड पोटेंशियल का डेफिनेशन में डिक्रीज कर रहा था वाटर पोटेंशियल, यहाँ इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करेगा वाटर पोटेंशियल, इसका मतलब कि उसका वैल्यू कैसा बनेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव बनेगा। मतलब वाटर पोटेंशियल वैल्यू ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। वाटर पोटेंशियल तो नेगेटिव होगा, ये सॉलिड पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि सॉलिड जैसे जैसे डालोगे जीरो वैल्यू से तो वो घटता ही जाएगा, क्योंकि वाटर पोटेंशियल वैल्यू घट रहा है। वाटर पोटेंशियल वैल्यू घटने का मतलब जीरो से नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो सॉलिड पोटेंशियल भी तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे वाटर पोटेंशियल घट रहा है वैसे वैसे उसका वैल्यू बनता जा रहा है।
तो सॉलिड पोटेंशियल वैल्यू कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। लेकिन प्रेशर पोटेंशियल की बात करोगे किसी सॉल्यूशन के लिए, हम किसी सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, नॉट सेल, तो किसी सॉल्यूशन के लिए प्रेशर पोटेंशियल वैल्यू क्या बनेगा। तो देखो ये वाटर पोटेंशियल वैल्यू बढ़ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर देने से वाटर पोटेंशियल वैल्यू बढ़ रहा है, और वाटर पोटेंशियल वैल्यू बढ़ने का मतलब हो रहा है कि वो जीरो की ओर जा रहा है। तो जो नेगेटिव था पहले माइनस, मान लो कि -20 पास्कल था, तो पॉजिटिव होगा तब ना वो जीरो की ओर जाएगा। जैसे -20 पास्कल किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल वैल्यू था, एक्सटर्नल प्रेशर देने के कारण उसका वाटर पोटेंशियल वैल्यू -1 पहुंच गया है। इसका मतलब कि +19 पास्कल वैल्यू बढ़ा है, तब ना -20 + 19 किए हैं तो -1 वैल्यू आया है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये जो प्रेशर पोटेंशियल जो बन रहा है, यहाँ कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल, तो प्रेशर पोटेंशियल का वैल्यू यूजुअली पॉजिटिव होता है। यूजुअली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए, सेल के लिए देखेंगे तो थोड़ा सा कंडीशन अलग हो जाएगा, है ना। तो ये प्रेशर पोटेंशियल वैल्यू यूजुअली पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये यूजुअली क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। कब नहीं होगा उसको समझो थोड़ा सा। तो अब देखो यहाँ पे हम 3 तरह के सेल का चर्चा करते हैं, एक स्वेल सेल, श्रिंक सेल और फ्लैसिड सेल के बारे में। ओके, तीनों के बारे में क्या क्या चर्चा होगी वो देखिए थोड़ा सा। तो जैसे कि एक बीकर लिया, बीकर में एक सेल डाल दिया, प्लांट सेल को रख दिया, तो प्लांट सेल में सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, और उसके बाद वैक्यूओल का पार्ट है, सेल सैक भरा पड़ा है। क्योंकि आपको पता है कोई भी मैच्योर प्लांट सेल होगा उसका मोर देन 90% पार्ट जो बनेगा वो सेल सैक का ही बनता है, सैक वैक्यूओल के रूप में ही रहता है। मोर देन 90% पार्ट बोल रहा हूँ, है ना। तो मोस्टली तो यही सेल सैक का ही पार्ट है ना, सेल सैक है। अब इस प्लांट सेल को हम रख दिए हैं किसमें, एक सॉल्यूशन में रख दिए हैं, और वो सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किस, हाइपरटोनिक मतलब हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसके रेस्पेक्ट में, तो इस प्रोटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में, सेल के अंदर जो मैट्रिक्स है, प्रोटोप्लाज्म है, उसके रेस्पेक्ट में बाहर वाले सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेटेड है। तो देखो तो इसमें एक्स ऑस्मोसिस होगा या इंड ऑस्मोसिस होगा, अंदर से बाहर वाटर निकलेगा या बाहर से अंदर जाएगा, जल्दी बोलो। तो एक्स ऑस्मोसिस इसमें होगा, है ना, वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आएगा, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के रेस्पॉन्स में वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, एक्स ऑस्मोसिस हो जाता है। तो एक्स ऑस्मोसिस होगा तो धीरे धीरे सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा, श्रिंक करेगा। तो एक्स ऑस्मोसिस होगा तो सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक कब होगा, किसके रेस्पॉन्स में, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के रेस्पॉन्स में, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के रेस्पॉन्स में। अब दूसरा कंडीशन देखोगे तो एक बीकर लिया, इसमें भी प्लांट सेल को रखा, ठीक है, इस तरह से प्लांट सेल को रखा, सेल वॉल बनाया, सेल मेम्ब्रेन बनाया, सेल सैक बनाया। ओके, अब इसको हमने रख दिया किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। बाहर में जो रखा हुआ है कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। किसके रेस्पॉन्स में, तो प्रोटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में, सेल के मैट्रिक्स के रेफरेंस में। ये कैसा हो गया, हाइपरटोनिक, और ये कैसा हो गया, हाइपोटोनिक। जब भी हाइपोटोनिक होता है वो दो सॉल्यूशन के रेस्पॉन्स में बोला जाता है। यदि सिंगल है तो उसको तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है ना। जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, जैसे दो बच्चे हैं तो कोई लंबा है कोई नाटा है, तब ना बोलते हैं कि ये लंबा है नाटा है। लेकिन अकेले रहेगा तो क्या लंबा क्या नाटा, उसको तो डायरेक्ट बताएंगे 5 फीट का है या 6 फीट का है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी कंपैरिजन करेंगे सॉल्यूशन में, तो दो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एक सॉल्यूशन हो गया प्रोटोप्लाज्म, दूसरा हो गया एक्सटर्नल सॉल्यूशन। तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन है, इसका मतलब कि इंटरनल सॉल्यूशन क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन हो गया। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमेशा हाइपो से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। इसका मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, इंड ऑस्मोसिस या एक्स ऑस्मोसिस, इसमें इंड ऑस्मोसिस हो जाएगा।
वाटर अंदर जाएगा तो यहाँ पे जब इंड ऑस्मोसिस होगा तो सेल टर्जिड होगा या श्रिंक करेगा, तो सेल टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। ओके, ये टर्जिड होगा, स्वेल करना शुरू कर देगा, टर्जिड या स्वेल हो जाएगा सेल। इसी तरह से एक कंडीशन और बनता है, एक कंडीशन और देखोगे तो क्या होगा, एक बीकर लिया, एक बीकर में एक प्लांट सेल रखा, सेल वॉल बनाया, सेल मेम्ब्रेन बनाया, सेल सब बनाया, ठीक है। अभी जो प्रोटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन है उसी कंसंट्रेशन का बाहर में भी सॉल्यूशन रख दिया है, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन, प्रोटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन और एक्सटर्नल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सिमिलर हो गया, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे, क्योंकि सिमिलर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हो गया ना, तो इसको क्या बोलोगे, आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक वाले में क्या होता है कि जितना वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर भी चला आएगा, तो इस तरह से सेल के साइज में कोई अंतर नहीं आएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ऑस्मोसिस तो एक तरह से बोल सकते हो कि हुआ ही नहीं, है ना, सेल का साइज, सेल साइज नॉट चेंज, तो सेल साइज नॉट चेंज कर गया, तो ऐसे सेल के लिए टर्म देते हैं फ्लैसिड सेल। ऐसे सेल को क्या कहोगे, फ्लैसिड सेल कहोगे। ओके, इतना बात तो पता चला होगा कि जब जितना वाटर अंदर गया उतना वाटर बाहर चला गया, मतलब जितना इंडोस्मोसिस उतना ही एक्सोस्मोसिस, तो सेल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आई, ना वो श्रिंक करा ना स्वेल करा, तो ऐसे कंडीशन को क्या कहोगे, फ्लैसिड सेल के नाम से जानेंगे। ओके, तो अब इसी के बेसिस पे हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देखते हैं वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड, लेकिन मेरे ख्याल से वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन अगले वीडियो में बना देंगे, क्वेश्चन रिलेटेड टू वाटर पोटेंशियल, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और उस वीडियो में ये भी बताएंगे आपको कि हम प्रेशर पोटेंशियल को यूजुअली पॉजिटिव लिखे थे, तो क्यों लिखे थे वो कंफर्मेशन होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो और एक बनाएंगे वाटर पोटेंशियल के लिए, जो लेक्चर नंबर 9 होगा। ओके बच्चों, बाय बाय।